हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एएसडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी सर्वे चल रही है और सर्वे भी बहुत एंडिंग पे है। आप लोगों को आज लास्ट चैप्टर को करने वाले हैं हम सर्वे के लास्ट चैप्टर को, और कल हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। आज एक चैप्टर बचा हुआ है ट्रैवर्सिंग, जो हो सकता है लगभग आज ही हो जाए। अगर थोड़ा बहुत पोर्शन रहेगा तो वो कल हो जाएगा। और कल ही आपको जो माइनर इंस्ट्रूमेंट छुड़वाए थे मैंने, जो माइनर इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आते हैं, कल ही साथ में अपन माइनर इंस्ट्रूमेंट कर देंगे और अपनी सर्वे कंप्लीट हो जाएगी। फिर पूरी उम्मीद है काम उसी पे हो रहा है। नेक्स्ट वीक से हो सकता है आपके 2 सब्जेक्ट एक साथ पैरेलल चले, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। पूरी तरह उसी पे काम चल रहा है अभी। मॉर्निंग में भी अलग सब्जेक्ट चलेगा और इवनिंग में अलग सब्जेक्ट चलेगा, जिससे आपका सिलेबस जल्दी हो जाए। और एक जो आपके लिए सूचना थी, एक आपको लगभग पता ही चल गया होगा सबको कि जो यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम होना तय है। मतलब एग्ज़ाम होंगे तो आपको जो उम्मीद थी कि पास हो जाएंगे, तो एग्ज़ाम तो होना है, यूजीसी ने बोल दिया है। अब जो बच्चे फाइनल स्टूडेंट के हैं जो तैयारी कर रहे हैं जेई की साथ में और डिप्लोमा फाइनल के स्टूडेंट सब्जेक्ट देने उन्हें, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि कहीं इसको एब्स्ट्रिंग को मत छोड़ना। क्योंकि देखो, आपके एग्ज़ाम लगभग सितंबर से अक्टूबर में होने हैं। सितंबर से अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। सितंबर से अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होते हैं डिप्लोमा के एग्ज़ाम सितंबर से अक्टूबर होते हैं। तो रिजल्ट कहीं ना कहीं आपका नवंबर या सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे। नवंबर या दिसंबर से नवंबर दिसंबर से पहले रिजल्ट आ जाएगा। 1 मंथ के क्यों? क्योंकि सिर्फ फाइनल के एग्ज़ाम है, बोर्ड पर लोड नहीं रहेगा, कॉपियाँ कम रही, कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्जाम का प्रमोशन नहीं, सिर्फ फाइनल के स्टूडेंट हैं, उन्हीं का है। तो रिजल्ट 1 महीने के अंदर या 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसका रीज़न भी है, क्योंकि दिसंबर से जनवरी के अंदर ही थर्ड सेम के एग्ज़ाम होते हैं। थर्ड सेमेस्टर के बीटेक के एग्ज़ाम होते हैं दिसंबर से जनवरी। कभी कभी लेट हो जाता है तो मैक्सिमम फरवरी केस में। तो जब आपका रिजल्ट नवंबर से दिसंबर में रिजल्ट आएगा फाइनल का, नवंबर से दिसंबर में फाइनल रिजल्ट आए, जब भी तो आप इसमें एडिशन लेके जनवरी के एग्ज़ाम में बैठोगे। तो बोर्ड डिप्लोमा, क्योंकि जो अपने फाइनल बीटेक में जो एडिशन होता है डिप्लोमा टू डिग्री D2D, आपका जो एडिशन होगा वो बीटीआर के थ्रू ही होगा। बीटीआर ही वो रीप के फॉर्म निकालेगा के। तो वो क्या करेगा कि सितंबर से अक्टूबर एग्जाम करा लेते हैं आपका फाइनल के, तो नवंबर से दिसंबर आपका रिजल्ट आने के पूरे चांस हैं। और जब भी आपको दिसंबर जनवरी थर्ड सेम, मतलब आपका ईयर खराब नहीं किया जाएगा, आपको थर्ड सेम में बैठने को मिल जाएगा इसी बीच। और हमारा एग्जाम जो है राजस्थान जेई का आपका एग्जाम दे रखा है, वो दे रखा है 5 और 6 दिसंबर। तो इसमें क्या कहा गया है कि जिस टाइम आप एग्जाम देने बैठोगे उस टाइम आप क्लियर होने चाहिए, उस टाइम आपका डिप्लोमा क्लियर होना चाहिए, जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम के टाइम आपका डिप्लोमा क्लियर होना चाहिए। तो पूरे चांस नवंबर रिजल्ट आ गया। तो इसलिए जेई की तैयारी को मत छोड़ना। अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो उसको चाहे भले टाइम कम दे देना। जहां अभी आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, या 8 घंटे तैयारी कर रहे हो जेई की, 8 ओवर तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ आप 8 की जगह 5 ओवर कर दो साथ में अपने डिप्लोमा के। क्योंकि जेई भी जब मिलेगा जब डिप्लोमा क्लियर होगा, जो 5 घंटे इधर 8 घंटे इधर दे रहे थे आप, तो 5 घंटे इधर कर दो, 3 घंटे अपने फाइनल के सब्जेक्ट में जाओ। क्योंकि आपके बैक का लफड़ा तो रहा ही नहीं है, सेकेंड ईयर की बैक है या फर्स्ट ईयर की बैक है, वो तो आप सब क्लियर हो। तो आपके थर्ड ईयर, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट में भी यही है, मतलब किसी भी स्टेट में हो, किसी भी स्टेट की बात हो, फाइनल के एग्जाम अगर नहीं हुए हैं तो होंगे। और आप अपने स्टेट की किसी भी जेई की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी को मत छोड़ना कि अब मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम होने हैं तो मैं उस तैयारी को बंद कर दूं, तो मैं यूनिवर्सिटी पे फोकस दूं। तैयारी को बंद मत करो, तैयारी को कम कर दो, भले समय को कम कर सकते हो। जहां आप जेई की तैयारी किसी भी स्टेट की, तो यूपी SSC जेई है, उसका भी एग्जाम अभी नहीं हुआ, लोगों ने पहले भरा हुआ फॉर्म। SSC का भी अक्टूबर में है। SSC तो अपना सिलेबस लगा, SSC में भी SSC के सब्जेक्ट को भी कवर कर रहा है, तो आपने फॉर्म भर रखा होगा, तो एग्जाम देने तो बैठोगे। और ये नहीं है तो अगली SSC तो आप फॉर्म भरवा ही लेगी जल्दी। तो SSC तो हर साल जेई की निकालती है, तो वो चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मेरा राजस्थान जेई में नहीं हो, SSC जेई भी आपके अगले 6 महीने या 7 महीने में SSC जेई भी एग्जाम करवा लेगी, दूसरा एग्जाम वैकेंसी निकाल के। हर साल में SSC की भर्ती आती है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहोगे। इसलिए जेई की अकॉर्डिंग टू मेरे जेई की तैयारी मत छोड़ना। हो सके आपकी किस्मत ने लक ने साथ दिया तो सितंबर में एग्जाम हो जाए, सितंबर अक्टूबर में,
नवंबर से दिसंबर रिजल्ट आ जाए आपका और आराम से आप एग्ज़ाम जेई की तैयारी। और कहीं ऐसा हुआ कि आपने जेई की तैयारी को बिल्कुल बंद कर दिया, डिप्लोमा की तैयारी पे चले गए, वहाँ पास हो गए एग्ज़ाम आने से पहले, क्योंकि जब 2016 वाली भर्ती हुई थी, 2014 में जो जेई की भर्ती आई थी 2000 PhD के अंदर, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। उस समय भी ऐसे ही हुआ था। उस समय कहा था कि जिस दिन फार्म भरोगे उस दिन आप डिप्लोमा क्लियर होना चाहिए था आपका, जिस दिन 2014 वाली वैकेंसी में। तो 25 तारीख लास्ट डेट थी, 25 नवंबर, मुझे अभी भी याद, 25 नवंबर लास्ट डेट थी फार्म भरने की जेई के। और 25 नवंबर को ही BTR ने रिजल्ट निकाल दिया था। 25 नवंबर को ही BTR ने रिजल्ट निकाल दिया था, एक दिन पहले, 24 या 25, अब इतना याद नहीं है, 24 या 25 नवंबर को BTR ने अपना डिप्लोमा का रिजल्ट निकाल दिया था और बच्चों ने फार्म भरे थे, फिर एग्जाम दिया था। इसी तरह यहाँ भी हो सकता है BTR पे जोर रहेगा ये भी इस चीज़ का, क्योंकि आपने मैक्सिमम लगभग जितने भी फाइनल के स्टूडेंट हैं, BTR के जितने भी फाइनल स्टूडेंट हैं, लगभग सबने जेई का फार्म भरा है। तो BTR पर भी लोड रहेगा कि उसको एग्जाम से पहले रिजल्ट देना पड़ेगा। एग्जाम होने से, चाहे भले आपका 6 दिसंबर को एग्जाम है तो रिजल्ट 5 दिसंबर को आए, 5 दिसंबर को रिजल्ट आए, ये भी हो सकता है, कोई वो नहीं है, तो भी आपका वैलिड होगा। इसलिए, और आप सोचो अभी तैयारी ड्रॉप आउट कर देंगे, हम छोड़ देंगे और आप दूसरी तैयारी लग जाओगे तो आपके फिर बाद में तैयारी, हाँ बस वही मैं कह रहा हूँ, तैयारी को कम कर सकते हो अभी आप, क्योंकि अपने डिप्लोमा छोड़ नहीं सकते, क्योंकि डिप्लोमा मैन है, क्योंकि डिप्लोमा नहीं हुआ तो ये जेई का तो मतलब ही नहीं है, तो डिप्लोमा का छोड़ नहीं सकते। जहाँ आप जेई की तैयारी 8 घंटे दे रहे हो, वहाँ आपको 4 से 5 घंटे कर दो, बाकी 3 से 3.5 घंटे आप अपने कौन सब्जेक्ट को दो, अपने जो डिप्लोमा का सब्जेक्ट है। देखो सर्वे अलग, ट्रैवर्सिंग है, थर्ड लाइट है, उसका हिस्सा है, आपको आने लग गया है, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको आराम से, स्टील है, RCC है, आपको लगभग RCC भी कराई हुई है मैंने, 10 से 15 लेक्चर RCC के, 15 लेक्चर आपके RCC के हैं डिप्लोमा के, आराम से कर लो, उनसे कोई दिक्कत नहीं, आराम से पास हो जाओगे। RCC में लगभग फुटिंग के डिजाइन, सिंगली का, डबली का डिजाइन सारा कराया हुआ है, डिजाइन सारे कराए हुए हैं सिंगली डबली के, और स्टील की क्लास लगभग इतनी कराई हुई है कि आप आराम से पास हो जाओगे। स्टील की भी, टॉस की भी क्लास लगभग इतनी कराई हुई है कि आप पास हो जाओगे आराम से। टॉस की भी इतनी क्लासें हैं कि आप आराम से पास हो सकते हो। एस्टीमेट की भी इतनी क्लासें हैं कि आप आराम से क्लियर हो जाओगे। बसता क्या है, सर्वे आपने यहाँ से समझ लिया, बेसिक पूरा सर्वे आपने पूरा बेसिक समझ लिया, थर्ड लाइट समझ लिया, ट्रैवर्सिंग समझ लिया, ट्रैवर्सिंग आ जाएगा तो आपने लगभग सब्जेक्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हो, ठीक है। टैकोमीटर का क्या होता है वो आपने समझ गया, तो अब आपको सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट आपका कौन सा है, PHE है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जो आपके जेईई में नहीं आ रहा लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे इरीगेशन है, तो इरीगेशन आप पढ़ लोगे, इरीगेशन को अच्छा पढ़ लो, जेईई में भी आ रही है और आपको फाइनल में भी हेल्प करेगी, तो इरीगेशन पर जोर दे देना पढ़ते समय। जब आप अपने कॉलेज की बुक, इरीगेशन की बेस्ट बुक आपके हिंदी में गुरुचरण सिंह, हिंदी वालों के लिए, तो आपके लिए, और जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए गर्ग होती है, एसके गर्ग है, तो वो भी अच्छी बुक है। तो आप इरीगेशन भी पढ़ लो, क्योंकि इरीगेशन आपके आ रही है। एस्टीमेट कॉस्टिंग आपके आ ही रही है। एस्टीमेट जो मैंने कराई हुई है लेक्चर में, उसमें कम से कम वो आधा जेई कवर करती है। एस्टीमेट की जो वीडियो है उसमें आधा जेई कवर कर रही है, वो आधा जेई का सिलेबस कवर कर रही है। जितने वीडियो आप एस्टीमेट के आप उसके लिए देख लोगे तो लगभग एस्टीमेट का आधा सिलेबस आपका हो जाएगा उसमें। जब मैं एस्टीमेट की जेई वाली वीडियो को देखोगे तो लगभग वहाँ कॉमन चीज़ें मिलने वाली हैं आपको लगभग, क्योंकि एस्टीमेट में कोई बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, तो आराम से वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो एस्टीमेट भी आपकी हो जाएगी। फिर क्या रहेगी, आपका इन्वायरमेंट रहेगा। इन्वायरमेंट थ्योरी का है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अर्थ क्यों के 7 सब्जेक्ट है, RCC से रिलेटेड है, RCC से रिलेटेड है, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए BTR के सब्जेक्ट को नोट्स पढ़ाओ, पासिंग मार्क्स वाले करो। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो बैक है उसे कवर होकर आपके परसेंटेज वैसे ही बन चुके हैं। बस फाइनल के सब्जेक्ट निकालो और साथ में ये जेईई वाले सब्जेक्ट पढ़ते रहो। कौन समझने वाले, सर्वे हुई, सॉइल हुई, इनको थोड़ा थोड़ा देखते रहना, ठीक है। और बाकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई और इशू हो किसी चीज़ का, तो वो आप कमेंट में लिख देना, उसके जवाब दे। कोई आपको और प्रॉब्लम आ रही हो कि सर इससे संबंधित क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। और अदर स्टेट में वो भी अपने अपने स्टेट की जेईई भरा हुआ है, तो वहाँ भी यही प्रोसेस है, वहाँ भी उनके लिए भी यही प्रोसेस है। ये नहीं है कि राजस्थान के लिए, अगर आप अदर स्टेट से हो, तो अगर आप फाइनल ईयर में स्टूडेंट हो, अगर आपके कोई जेईई का फार्म भरा हुआ है, जेईई का राजस्थान जेईई का भरा हुआ है या कोई अदर स्टेट जेईई का भरा हुआ है, तो आप एग्जाम को, जेईई की एग्जाम की तैयारी छोड़ना आप नहीं छोड़ें, सिर्फ तैयारी को कम कर दें। बाकी सब्जेक्ट को देखते रहें कौन सब्जेक्ट तुलनात्मक सेम है, जो जेईई में भी आ रहे हैं, जो मेरे फाइनल के सब्जेक्ट में भी हैं, जो मेरे फाइनल के सब्जेक्ट में भी है और जेईई के में भी आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा डीपली और अच्छा नॉलेज पढ़ते रहें उसके। क्यों? क्योंकि वहाँ वो जेईई में हेल्प देगा आपको। और जो आपके जेईई में नहीं है, जो आपका सब्जेक्ट जेईई में नहीं है लेकिन फाइनल में लग रहा है, उसको आप उतना ही लाइटली पढ़ें कि ठीक है मैं इसे पास हो जाऊंगा, मैं कवर कर लूँगा इसे,
तो आप उसको उतना फ्री करें, और जो जेई में है उसको पूरा कवर करें, उसको बिल्कुल भी एक भी टॉपिक ना छोड़ें। सिलेबस आपके पास है ही, टॉपिक से मिलाओ और अपने सारे टॉपिक को कवर करो, तो वहाँ से आपको पूरी तरह हेल्प मिलेगी। तैयारी नहीं छोड़नी है आपको, बस तैयारी को मत छोड़ना, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। क्योंकि हो सकता है आपका किस्मत काम कर गया, जेई अगर जेई का एग्जाम एक महीने आगे भी खिसक गया, कोई पता नहीं है एग्जाम होगा या नहीं होगा, जेई का एक महीने आगे जनवरी चला गया, तो अगर आपने तैयारी अभी छोड़ दी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और लास्ट टाइम में आप पढ़ाई को नहीं, हाँ अभी जीके है, जीके को और कम कर दो, थोड़ा सा जीके को थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी टेक्निकल को पकड़ लो। जैसे आप जीके है, जीके अभी आप करोगे तो आप टेक्निकल भी पढ़ना है, तो जीके को जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसको एक बार कम कर दो, उसको आप जो रटने वाला पोर्शन है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। जैसे कल्चर है, कल्चर एक ऐसा है कि इतनी आसानी से याद नहीं होता है, कल्चर आप बार बार भूलते हैं, कल्चर को अपन क्या करते हैं बार बार भूलते हैं, तो कल्चर को थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट बनाए रखो, ठीक है। जियोग्राफी आपको समझने की है, वो आराम से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए ठीक है, ये तो बात थी अपनी इसके संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित जो भी थी। अब बात करते हैं ट्रैवर्सिंग की। चलिए ट्रैवर्सिंग, अब आपको 10 मिनट ले लिया आज, वो सिर्फ आपकी सूचना आई थी इसलिए। चलिए अब अपन पढ़ाई करेंगे। ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग क्या होती है? ओपन ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स आपने पढ़ा होगा। जिस चैन सर्वे किया था अपन ने, जिस चैन सर्वे किया था, लाइनर मेजरमेंट किए थे, इसी तरह अपन इसमें ट्रैवर्सिंग करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं अपन एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। उसमें अपन लाइनर मेजरमेंट कर रहे थे, यहाँ पर अपने को एंगुलर, मान लीजिए किसी एक पॉइंट से मुझे मेजरमेंट करते हुए बी पॉइंट डी पॉइंट पे यहाँ तक अपने ट्रैवर्सिंग करनी है, तो मैंने ये ट्रैवर्सिंग करी किसके थ्रू? एंगुलर मेजरमेंट के थ्रू करते हुए, ठीक है। और जैसे अगर मैंने किसी बिंदु से ट्रैवर्सिंग करना स्टार्ट किया, ए बिंदु से, और बी बिंदु पर दूसरे अन्य किसी बिंदु पर जाके मेरी ट्रैवर्सिंग खत्म होती है, तो मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम नहीं है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम नहीं है, तो ऐसे ट्रैवर्स को बोलते हैं ओपन ट्रैवर्स। क्या बोलते हैं? ओपन ट्रैवर्स, मतलब हिंदी में खुला चक्रम, खुला चक्रम। इसी तरह मेरा अगर मैं अपनी ट्रैवर्सिंग जिस बिंदु से स्टार्ट करूं और वापस लास्ट में आके इसी बिंदु पे आके समाप्त करूं, ए पे स्टार्ट किया मैंने, बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया, तो मतलब ए से स्टार्ट किया, वापस आके मैंने ए बी सी डी ए, मतलब ए पे खत्म किया, तो ऐसे को क्या बोलते हैं अपन? क्लोज ट्रैवर्स। क्या बोलते हैं? क्लोज ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स क्या बोलते हैं? क्लोज ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स। या फिर ये होते हैं कि एक अपन इस पॉइंट का अपना नाउन पॉइंट था और दूसरा पॉइंट जहाँ पर ट्रैवर्स करना वो अननाउन पॉइंट था मेरा। क्या था? अननाउन पॉइंट। तो इसको भी क्या बोलते हैं? मैं ओपन ट्रैवर्स। लेकिन जब मेरा दोनों पॉइंट नाउन हो, ये पॉइंट भी नाउन हो और ये बी पॉइंट भी नाउन हो, तो हम इसको क्लोज ट्रैवर्स भी कहते हैं। लेकिन क्लोज ट्रैवर्स कौन सा? लिंक ट्रैवर्स। कौन सा? लिंक ट्रैवर्स। कौन सा? लिंक ट्रैवर्स बोलते हैं इसे को। और इसको जो बंद होता है इसको कैसे बोलते हैं? लूप ट्रैवर्स। कौन सा? लूप ट्रैवर्स। समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो मतलब एक ट्रैवर्सिंग क्या, तो ये कहाँ काम आएगी? ये कहाँ काम आएगी? कि जब हमें सॉरी, हमें रोड है, रेलवे है, किसी लाइनिंग करनी है, रेलवे रोड सर्वे करना है या रेलवे का पटरी लाइन बिछानी है, तो वहां पर मैं कौन सा ट्रैवर्स यूज करूंगा? ओपन ट्रैवर्स यूज करूंगा। या मुझे किसी झील, लेक का मुझे चारों तरफ दीवारी करनी है, बाउंड्री, या किसी बिल्डिंग की चारों ट्रैवर्सिंग करनी है, या मुझे किसी लेक की ट्रैवर्सिंग, या मुझे फॉरेस्ट, किसी जंगल के चारों ट्रैवर्सिंग करनी है, तो ऐसी ट्रैवर्सिंग मेरी क्या कहलाएगी? क्लोज ट्रैवर्स। क्या कहलाएगी? क्लोज ट्रैवर्स। इसको आप अपने फाइनल डिप्लोमा के अंदर पढ़ चुके हो आराम से, डिप्लोमा में आपने पढ़ा है, क्लियर सब चीज़ें। तो अब यहाँ तो आपको सिर्फ बेसिक एमसीक्यू के पर्पज से पढ़ना है, आपने अपनी क्लास में, यूनिवर्सिटी क्लासों में आपने इसको अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। तो ट्रैवर्स क्या होते हैं कि भाई आपने सारा लाइन रेखा आरेखन करने के जो काम आते हैं, इस कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के, ओपन ट्रैवर्स एंड क्लोज ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स कौन से होते हैं? जिनका पहला बिंदु और आखिरी बिंदु सेम नहीं होता है। जिनका पहला बिंदु और आखिरी बिंदु सेम नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? ओपन ट्रैवर्स। और जिसका पहला बिंदु और आखिरी बिंदु सेम होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्लोज ट्रैवर्स। तो ट्रैवर्स आपको क्या लिखना है? ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्स। यहाँ से क्वेश्चन आएगा सिर्फ ओपन ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स, खुला चक्रम। क्या होगा? जिसका वह ट्रैवर्स, वह सर्वे जिसमें पहला व आखिरी बिंदु
अलग अलग हों, अलग अलग हों, अलग अलग हों, ओपन ट्रेवर्स कहलाता है, ओपन ट्रेवर्स। ठीक है, आरेखन कर लोगे सीधे, ये आपका ओपन ट्रेवर्स का एग्जाम्पल, ओपन ट्रेवर्स। आप फिर बोलोगे सर लैंग्वेज समझ में नहीं आती इंग्लिश वाली। सड़क आरेखन, आरेखन रेलवे लाइन ईटीसी। ठीक है, चलिए दूसरा आपका कौन सा था, क्लोज ट्रेवर्स। कौन सा था, क्लोज ट्रेवर्स। कौन सा था, क्लोज ट्रेवर्स। इसमें क्या होता है, इसका पहला और आखिरी बिंदु सेम हो, जिसका पहला व आखिरी बिंदु सेम हो, आखिरी बिंदु समान हो, आखिरी बिंदु समान हो। फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज सेम, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज सेम, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हुआ वापस यहीं पे, ये आपका क्लोज ट्रेवर्स हो गया डी ए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके, एग्जाम्पल क्या रहेंगे, बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए लेक के चारों ओर करना हो आपको, या फॉरेस्ट के लिए जंगल के चारों आरेखन करना हो, तो ये मेरे क्या रहेंगे, ट्रेवर्सिंग, ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स। अब देखो सर ये बात तो ठीक है आपकी, ओपन ट्रेवर्स क्लोज ट्रेवर्स, अब ये आरेखन के काम आते हैं, तो चैन सर्वे, चैन सर्वे भी आरेखन के काम आ रहा था। ठीक है, तो चैन सर्वे और ट्रेवर्स सर्वे में क्या अंतर है, चैन सर्वे और ट्रेवर्स सर्वे में क्या अंतर है। तो देखो चैन तो अपने क्या हो रहा था कि जब अपने को चैन ट्रेवर्स, ध्यान से समझाने की बात को, चैन सर्वे, चैन सर्वे हम जब करें तो हमें हाई लो एक्यूरेसी चाहिए थी, मतलब इतनी एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं होती चैन के अंदर, चैन के अंदर इतनी एक्यूरेसी, जब अपने को हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है तो अपन इसको क्या करते हैं, ट्रेवर्सिंग सर्वे यूज करते हैं। जब अपने को हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है तो ट्रेवर्स सर्वे यूज करते हैं, लो एक्यूरेसी होती है तो अपने को कौन सा चैन सर्वे करते हैं। और चैन सर्वे में, चैन सर्वे में आप हर एरिया को किस में बांट रहे थे, आप इसमें कौन सा सिस्टम यूज कर रहे थे, ट्राइंगल सिस्टम यूज कर रहे थे। कौन सा सिस्टम यूज कर रहे थे, ट्राइंगल सिस्टम। ट्राइंगल सिस्टम किसके अंदर भाई, चैन के अंदर। और जबकि ट्रेवर्सन के अंदर अपन कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, पॉलीगॉन सिस्टम यूज करते हैं, पॉलीगॉन सिस्टम यूज करते हैं, पॉलीगॉन सिस्टम यूज करते हैं। ट्राइंगल सिस्टम मतलब हर एरिया को आप सिर्फ ट्राइंगल के भाग में बांट रहे थे, ट्राइंगल के भाग में, इसमें अपन पॉलीगॉन सिस्टम में किसी भी प्रकार के एरिया में अपन इसको बांटे, पॉलीगॉन सिस्टम यूज कर रहे हैं। इसमें ट्राइंगल भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी होता है, ऑक्टागोनल भी हो सकता है, ठीक है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, पेंटागोनल भी हो सकता है। तो मतलब इसमें कौन सिस्टम यूज करते हैं अपन, इसमें पॉलीगॉन सिस्टम यूज करते हैं, इसमें ट्राइंगल सिस्टम। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण है, मोस्ट पॉइंट है कि चैन सर्वे में अपन कौन सिस्टम यूज करते हैं, ट्राइंगल सिस्टम यूज करते हैं, जबकि अपन ट्रेवर्सिंग में कौन सिस्टम यूज करते हैं, पॉलीगॉन सिस्टम यूज करते हैं। इसमें लो एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है, इसमें हाई एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। तो ये आपके जो मेन पॉइंट थे इसमें ये चीज था। ठीक है, तो ये अपने को चैन सर्वे और अपना किसमें, ट्रेवर्सिंग सर्वे में अपने को का अंतर, डिफरेंस पता लग गया। सबसे मेन जो अपने, अब ट्रेवर्सिंग के अंदर समझना मेरी बात को, ट्रेवर्सिंग के अंदर जैसे मान लीजिए आपने ये लाइन की ट्रेवर्सिंग सर्वे आपने किया, अब इसको डिनोट करने के लिए हम इसको ऐसे डिनोट नहीं करते, यहाँ पर ट्रेवर्सिंग डिनोट क्या था, लैटिट्यूड और डिपार्चर के अकॉर्डिंग, लैटिट्यूड अक्षांश और भुजांक के अकॉर्डिंग अपन इसको सेट करते हैं। कैसे, मान लीजिए जैसे मान लो आपका ये एक लाइन है, आपने एरो लाइन ली, ये ट्रेवर्सिंग है, तो इसको आप इसको सेट करोगे, तो इस लाइन को आप जब ट्रेवर्सिंग के थ्रू बताओगे तो इसको आप कैसे बताओगे, इसको आपको ऐसे बताना पड़ेगा, ये आपकी मान लो नॉर्थ साउथ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है, आपको ट्रेवर्सिंग के थ्रू बताना पड़ेगा, ये 0 O से A तक आपकी ये लाइन है। तो अब मैंने क्या करा, तो ये आपके किसी थीटा एंगल पे है, ये आपके इसे नॉर्थ से किस में थीटा एंगल पे है, आपने इसमें एंगुलर मेजरमेंट करते हैं थीटा एंगल पे। तो अब इसका आपको क्या बताना पड़ेगा, तो ये आपका जो होगा, जो ये नॉर्थ और साउथ के साथ जो एंगल बनाती है परपेंडिकुलर, तो ये जो आपकी ये वाली, ये इसका क्या थीटा बनाएगी, ये क्या थीटा बनाएगी, ये वाला। तो ये आपकी जो लाइन है इसकी मान लीजिए L मीटर है, ये इसकी लेंथ है जो L मीटर है। तो जो इसके परपेंडिकुलर सिस्टम बन रहा है ये, तो ये इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, लैटिट्यूड। जो इसके कोस थीटा, और लैटिट्यूड का मान क्या होगा, अगर इसका मैं मान निकालूं आपसे, तो थीटा की तरफ झुकता है तो क्या होता है, L कोस थीटा, L कोस थीटा। तो इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड।
अब आपसे एग्जाम में पूछेगा लैटिट्यूड क्या होता है, तो जो मेरिडियन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन क्या होता है, तो आपने कहा सर नॉर्थ पोल साउथ से ज्यादा लाइन उसको ट्रू मेरिडियन कहते हैं। तो ट्रू मेरिडियन के पैरेलल जो लाइन होती है, ट्रू मेरिडियन के जो पैरेलल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो मतलब इस लाइन से जो इसका एंगल निकाला आपने, तो ये लैटिट्यूड निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, तो एल कोस थीटा मान होता है इसका लैटिट्यूड का। अब वहीं जो इसके परपेंडिकुलर हो, किसके, नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर हो या मेरिडियन के परपेंडिकुलर हो, कौन सी, ये लाइन, ये आपकी क्या हो जाएगी, डिपार्चर। ये क्या हो जाएगी आपकी डिपार्चर भुजांक। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो थीटा एंगल से हट रहा है, ये तो थीटा एंगल से हट रहा है, तो ये थीटा एंगल से हट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला, ये पोर्शन आपका, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो एल साइन थीटा। तो ये आपका एल कोस थीटा का मान तो क्या होता है आपके लैटिट्यूड, आपने पढ़ा हुआ है, ध्यान रखना, लैटिट्यूड एल कोस थीटा, और डी क्या होता है आपका एल साइन थीटा। तो एल डी क्या होता है, ये डी डिपार्चर होता है, ये एल कोस। आपसे पूछ लिया जाएगा लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है लैटिट्यूड, तो ये क्या होता है, वह लाइन किसके, वह लैटिट्यूड एक्सिस जिसको, किसके, ट्रू मेरिडियन के पैरेलल हो, ट्रू मेरिडियन के पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, और वहीं परपेंडिकुलर हो तो वो क्या हो जाएगी, वो आपके डिपार्चर हो जाएगी, डिपार्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, और आपके हिंदी में इसको बोलते हैं भुजांक। क्या बोलते हैं, भुजांक। तो ये क्या हो जाएगी हमारे, ये ट्रू मेरिडियन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लैटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है। तो ट्रू मेरिडियन के जो पैरेलल है वो क्या है, आपके लैटिट्यूड है, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, आपके डिपार्चर है, वो क्या है, डिपार्चर है। समझ गए बात। अब इसकी मुझे एरर निकालनी है भाई, ये लाइन की मुझे एरर निकालनी है, जो भी निकालना है ट्रैवर्सिंग करते हैं, अभी आपको बता दूंगा। सिर्फ मैं आपको इस चीज को बता रहा हूँ। अब इसमें प्लस माइनस का भी ध्यान रखा जाता है, इसमें अपने को प्लस माइनस कैसे, लैटिट्यूड प्लस रहता है, क्या डिपार्चर माइनस रहता है, आपने अपने कॉलेज में पढ़े होंगे ये। तो ये तो आपने ट्रैवर्स को देखते हैं कि ट्रैवर्स को अपन शो कैसे करते हैं। तो ट्रैवर्स को शो करते हैं अपन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग, लैटिट्यूड और डिपार्चर के अकॉर्डिंग टेस्ट करते हैं। अब अपन इसकी डायरेक्शन देखते हैं कि अपन इसको कैसे सेट करते हैं, कैसे इसको अपन बताते हैं। ये लिख लेना है, क्या साथ साथ लिखते जाना इस चीज़ों को, नोट्स बनाते जाना अपने। अब इसको अपन जब कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये आप इसकी प्लस माइनस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। क्लियर है बात। अब आपको लैटिट्यूड ध्यान रखना है, तो लैटिट्यूड कब आपको प्लस लेना है, कब आपको डिपार्चर का प्लस लेना है, कब माइनस लेना है। डिपार्चर अक्षांश इसको समझ लोगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। भुजांक कहाँ प्लस लेना है, कहाँ माइनस लेना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑर्डर लैटिट्यूड। जब आप अब चलोगे, हमेशा इसके ये पैरेलल था, इसके क्या था, लैटिट्यूड, और ये परपेंडिकुलर क्या था, आपका डिपार्चर। जब आप अब चलोगे, जब हमेशा इस जीरो लाइन से वेस्ट ऊपर चलोगे, तो हमेशा लैटिट्यूड प्लस होगा, और इस लाइन से नीचे आओगे जब हमेशा लैटिट्यूड डाउन माइनस होगा। लैटिट्यूड क्या होगा, जैसे ही आप ऊपर चलोगे सारे से, क्या होगा, आपका ये प्लस होगा, और डाउन आओगे तो क्या होगा, माइनस होगा। किस लाइन के, जीरो लाइन के। समझ गए बात को। और डिपार्चर में क्या होगा, जैसे आप ईस्ट की तरफ आओगे, जैसे आप ईस्ट की तरफ आओगे तो प्लस होगा, और जैसे आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो माइनस होगा। जैसे आप ईस्ट की तरफ आओगे तो वैसे ही माइनस होगा। लैटिट्यूड अप जाओगे तो पॉजिटिव होगा, डाउन आओगे तो नेगेटिव होगा। समझ लो, अभी अपन इसी फॉर्मूले से अभी सारे डायरेक्शन बताएंगे। फिर डिपार्चर में आप इधर आओगे तो पॉजिटिव होगा, उधर जाओगे तो माइनस होगा। अब देखो, इस फर्स्ट में आ जाओ, आप फर्स्ट के अंदर आ जाओ, तो लैटिट्यूड बताना है पहले। लैटिट्यूड कहाँ है, इसमें फर्स्ट कहाँ है, ऊपर ही आना है, तो ऊपर है, तो लैटिट्यूड क्या हो जाएगा इसमें अपना, पॉजिटिव। और डिपार्चर इधर की साइड ही है, ये इधर की साइड है, तो डिपार्चर क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव। तो मेरे पास क्या साइन आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब लैटिट्यूड मेरा पॉजिटिव आएगा, और डिपार्चर भी मेरा पॉजिटिव आएगा, डिपार्चर भी मेरा पॉजिटिव आएगा। इधर ईस्ट की तरफ आना है तो पॉजिटिव है, ईस्ट की तरफ आना है तो किस तरफ, पॉजिटिव ही है मेरा। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे।
तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ इतना रखना है कि लैटिट्यूड ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव, ईस्ट इधर आएंगे तो पॉजिटिव, वेस्ट इधर जाएंगे तो नेगेटिव। अब देखो इधर इस पोर्शन में था फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे, तो मुझे ऊपर ही रहना था इस लाइन से, तो लैटिट्यूड मेरा क्या रहेगा पॉजिटिव, और मुझे वेस्ट से मैं इधर ही हूँ तो डिपार्चर मेरा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अब इधर आ जाओ सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड वाले में आ जाओ, तो पहले मुझे क्या लगेगा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड देखो अब मैं इस लाइन से कहूँ नीचे हूँ डाउनवर्ड हूँ, तो मतलब मैं लैटिट्यूड क्या रहने वाला है माइनस नेगेटिव, और डिपार्चर क्या रहने वाला है, डिपार्चर सब देखो ईस्ट की तरफ हो तो पॉजिटिव, इस तरफ हो तो पॉजिटिव, इस तरफ ही है अपन, तो डिपार्चर मेरा क्या रहने वाला है पॉजिटिव, तो मेरे साइन क्या मिल गए नेगेटिव और पॉजिटिव, तो मतलब मेरा लैटिट्यूड तो रह गया नेगेटिव और डिपार्चर चला गया मेरा पॉजिटिव। डिपार्चर मेरा क्यों कि वो ईस्ट की तरफ ही है, वो ईस्ट की तरफ है, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या दोनों पॉजिटिव थे, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव। अब तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाओ, तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाओ, तीसरे में आ जाओ, तो तीसरे में देखो डाउनवर्ड ही हो आप, नीचे ही उस लाइन से, तो लीजिए तो लैटिट्यूड क्या होगा मेरा सर नेगेटिव, और ईस्ट की तरफ हो या वैसे इधर की पीछे की तरफ ही हो, इधर आगे तो नहीं हो पीछे की तरफ, तो मेरा डिपार्चर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो मतलब दोनों मेरे नेगेटिव हो जाएंगे, लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे नेगेटिव होंगे, दोनों ही मेरे क्या होंगे नेगेटिव होंगे। अब फोर्थ क्वार्टर में देखो आप, फोर्थ क्वार्टर में देखो आप क्या होगा कि मैं अप हूँ, इस लाइन से अप हूँ तो लैटिट्यूड मेरा क्या होगा भाई पॉजिटिव, और डिपार्चर मेरा क्या होगा वेस्ट से इस तरफ ही हूँ, तो क्या डिपार्चर क्या रहेगा मेरा नेगेटिव, तो प्लस और माइनस। अब बताओ साइन कन्वेंस कहीं याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको, कहीं भी याद के फर्स्ट में प्लस के प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस याद नहीं करना, आपको क्या करना है इधर देखो फटाफट से एक बार समझते हैं, राउंड फिगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और आप रहना है पॉजिटिव है तो मतलब इधर भी लैटिट्यूड इधर भी पॉजिटिव आएगा, इधर भी लैटिट्यूड पॉजिटिव आएगा, बस सिंपल सी बात है। डिपार्चर लैटिट्यूड इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, इधर क्यों नीचे है। अब ईस्ट की तरफ डिपार्चर देखो ईस्ट की तरफ, तो इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, और इधर भी दोनों तरफ नेगेटिव रहेंगे, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, ठीक है लो अपने आप साइन बनेंगे चारों। अब मिला लो देखो लैटिट्यूड लैटिट्यूड पॉजिटिव है, डिपार्चर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, समझ गए खेल को। तो आपको याद नहीं करना ये चीज़, तो लैटिट्यूड आपने साइन कन्वेंस ले लिए। अब अपन एक बार इससे एग्जांपल लेके भी समझ लेंगे, एग्जांपल लेके भी समझ लेंगे अपन कैसे बनाएंगे। ये आप इसको उतार लो साइन को, अब अपन इस पर काम करते हैं कैसे। अब देखो क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको दे दिया जाएगा कि एक ट्रैवर्सिंग की जो लाइन है वो मान लीजिए 5 मीटर है, मान लिए बोल दिया कि 200 मीटर लाइन है, 200 मीटर लाइन है, 200 मीटर लाइन है और 135 डिग्री एंगल पे है, 135 डिग्री एंगल पे है, तो इसका लैटिट्यूड और डिपार्चर बताइए, लैटिट्यूड और डिपार्चर बताइए। अब आपको देखा 135 डिग्री, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया सर, दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया, दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया, कौन से, तो इसका लैटिट्यूड मतलब सर माइनस आएगा और डिपार्चर पॉजिटिव आएगा। लेकिन देखो क्या याद रखना है आपको, WCB सिस्टम में, हॉल सर्कल बीरिंग सिस्टम में आपको साइन कन्वेंस करने की टेंशन जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि तो वो ऑलरेडी 135 डिग्री, वो तो साइन कन्वेंस वो आएगा। आप जैसे ही L cos थीटा, लैटिट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, लैटिट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है L cos थीटा, L cos थीटा, L कितना है आपका 200 मीटर, cos थीटा कितना दे रखा है आप 135 डिग्री, जैसे ही करोगे ऑटोमेटिकली आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ऑटोमेटिक वैसे नेगेटिव। लेकिन वहीं आप क्वार्टर बीरिंग सिस्टम में करते हो, तो क्वार्टर बीरिंग सिस्टम में तो हम क्या करते हैं, हम 0 से 90 डिग्री के बीच एंगल लेते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच एंगल लेते हैं, तो हम उसमें वो अपने आप नहीं गए। तो क्वार्टर बीरिंग सिस्टम में आपको साइन कन्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, साइन कन्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, साइन कन्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 0 से 90 डिग्री है, तो आपको लैटिट्यूड क्या लगाना पड़ेगा माइनस, और डिपार्चर ये ऑप्शन में मिलेंगे आपको कि 200 मीटर की लाइन है, इतने डिग्री पर है, तो लैटिट्यूड बताइए। आपको हो सकता है दे देगा कि n 45 डिग्री W मिनट पे ये है, और आपकी 245 मीटर लेंथ है, 245 मीटर लेंथ है, तो लैटिट्यूड और डिपार्चर होंगे। अब लैटिट्यूड और डिपार्चर होंगे तो आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर का फॉर्मूला तो याद रहेगा कि मेरे पास L cos थीटा और डिपार्चर का क्या रहेगा L sin थीटा, ये तो आपको फॉर्मूले याद रहेंगे दोनों। लेकिन आप अब भूल जाओगे कि मुझे कौन सा पॉजिटिव लेना है, वहां पे ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि आपको चारों ही सही लगेंगे, बस प्लस माइनस खेल होगा कि जो L cos थीटा का वैल्यू A में है वही L cos थीटा की वैल्यू B में है, और वही L sin थीटा की वैल्यू C में है वही D में है, और फिर दे देगा ऑप्शन A B सही है, AC सही है, AD सही है, BC सही है।
अब वो सारी चीज जाने, बस गड़बड़ क्या रहेगी वही माइनस का, एक के आगे माइनस लग रखा होगा, एक के आगे प्लस लग रखा होगा, और वहीं आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि मैं कौन सा माइनस लूँ कौन सा प्लस लूँ। तब आपको यहाँ पर जाना है साइन कन्वेंस से। आपको देखोगे कि मेरी कौन सी बात करी है इस भाई साहब ने, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करी है, कौन से की, फोर्थ, चौथे की NW की बात करी है। तो NW में मेरा लैटिट्यूड होता है पॉजिटिव और डिपार्चर होता है नेगेटिव। अब देख लो कि लैटिट्यूड की वैल्यू कहाँ आपको पॉजिटिव मिल रही है किस ऑप्शन में, और डिपार्चर की वैल्यू किस ऑप्शन में आपको नेगेटिव मिल रही है, वहां से आप इस क्वेश्चन को सही करोगे। समझ गए बात क्लियर? चलिए मैं आपको एक ऑप्शन एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसका, पहले साइन कन्वेंस को याद कर लीजिए, फिर अपन इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल लेंगे। पहले अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, पहले एक क्वेश्चन आपके लिए इजी वे के लिए आप क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है आपका कि एक लेंथ है, लेंथ मैंने आपको दे दी 200 मीटर है, 200 मीटर है, एक लाइन 200 मीटर है, WCB लाइन 235 मीटर, और WCB लाइन कितनी है इसकी 135 डिग्री, 100 WCB ऑल सर्किल बीरिंग जो लाइन है, लाइन कितनी है 135 डिग्री है। तो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ज्ञात कीजिए, डिपार्चर ज्ञात करो। चलिए बस ऐसा ही ऑप्शन आना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने हैं। तो आपको लैटिट्यूड का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। लैटिट्यूड होता क्या है, भूल जाओगे तो आपको भूलना नहीं है, अगर भूल भी जाते हो तो आपके दिमाग में साइन ये चलना चाहिए कि मैंने एक लाइन ली थी, सर ने बताया था कि बस मुझे ये लाइन थी, थीटा एंगल था इसका, इसके पैरेलल था जो मेरा एल ठीक था, और इसके परपेंडिकुलर था मेरा डी था। तो इसके इधर जाऊंगा तो कोस थीटा हो गया मेरा, थीटा की तरफ जाता हूँ, थीटा की तरफ जाते 10वीं तक पढ़ते हुए आए हो आप, 10वीं तक इतनी इजी लैंग्वेज में आप कहीं भी नहीं पढ़ोगे। इतने थीटा की तरफ जाते हैं तो कोस थीटा लगता है, और थीटा दूर रखते हैं सर वापस आ जाता है। ये 8वीं या 10वीं के बच्चों को सिखाया जाता है ये चीजें, ठीक है। तो एल कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका, तो एल कोस थीटा क्या हो जाएगा लैटिट्यूड, और डिपार्चर क्या हो जाएगा आपका एल साइन थीटा। अब आपको ये फॉर्मूला तो याद है, लेकिन अब एल कोस थीटा क्या सीधा रख दोगे, तो ये WCB में, ये आपका क्या है WCB में। तो सर इसमें तो मुझे साइन कन्वेंस का ध्यान रखने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑटोमेटिक आंसर सही आने वाले हैं, ऑटोमेटिक मेरे आंसर सही आने वाले। लेकिन गड़बड़ क्या आती है, 135 डिग्री 145 डिग्री जब आ जाता है तो हमें इसके एंगल याद नहीं रहते हैं, हमें इसका मतलब हम 0 से 90 डिग्री तक तो साइन 45 का मान, tan 45 का मान तो हमें याद रहता है। हमें अब 135 का मान थोड़ी याद रहेगा, इंजीनियर है ठीक है, पर लेकिन 135 डिग्री 140 डिग्री का याद थोड़ी रहेगा। तो हम सिंपल से वे क्या करते हैं सर, इसको क्वार्टर बीरिंग में चेंज कर लेते हैं। और क्वार्टर बीरिंग में चेंज करना अगर भूल गए हो तो बहुत बेकार बात है। क्वार्टर बीरिंग चेंज करने के क्या करेंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में बात है तो क्वार्टर 180 माइनस 135 डिग्री कर दो सर, समझ गए बात को। तो 180 डिग्री 35 कर दिया तो कितना आ गया 45 डिग्री, और क्या आ गया SE साउथ से ईस्ट, ये मेरे क्वार्टर बीरिंग में आ गई रेडी आ गई। अब मुझे साइन 45 कोस 45 का मान मुझे आराम से याद रहता है, साइन 45 और कोस 45 के मान में मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं आती। 135 डिग्री में मुझे सोचना पड़ा था, देखो हालांकि 135 का भी आप कर लोगे एग्जाम में गणित लगा, लेकिन वहां पर हमारे पास एक सेकंड को करने के, एक क्वेश्चन करने के लिए 30 से 35 से 40 सेकंड होते हैं। तो वहां हम ये गणित नहीं लगा सकते कि मैं 135 का कहाँ मैथ उठाऊंगा, मैं कब निकालूंगा, हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, और याद हमें 0 से 90 ही रह सकते हैं। तो हमारे पास WCB से क्वार्टर बीरिंग सिस्टम आने का जो सिस्टम है हमें मालूम है, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें, हम सीधे WCB सिस्टम आगे। अब मैं लैटिट्यूड निकाल लेता हूँ, मेरा एल कोस थीटा, एल कितना है मेरे पास 200 मीटर, 200 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा कितना है मेरे पास 45 डिग्री। अब मुझे क्या याद रखना है, साइन कन्वेंस याद रखना है। क्यों, क्योंकि मैं क्वार्टर बीरिंग सिस्टम में चल रहा हूँ। अगर मैं WCB सिस्टम में चल रहा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं WCB सिस्टम में मैं साइन का ध्यान नहीं रखूंगा, लेकिन मुझे किस में ध्यान रखना पड़ेगा, क्वार्टर बीरिंग सिस्टम में साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो भूल गया हूँ कोई बात नहीं, ये साइड में बनाओ फटाफट से, इधर ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था आपके नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब लैटिट्यूड आपका नेगेटिव रहेगा और आपका डिपार्चर पॉजिटिव रहेगा। तो लैटिट्यूड आपका मतलब माइनस लगा दो, ये लो। अब एल आपका क्या आ जाएगा, जो भी आपका लैटिट्यूड आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस का 141.42 मीटर, ये लो, ये आपका लैटिट्यूड आ गया, ये आपका लैटिट्यूड आ गया। अब डिपार्चर क्यों, कोस 45 का मान और साइन 45 का मान 1/√2 सेम होता है, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कोस 45 का मान भी 1/√2 है, तो दोनों के मान सेम आने वाले हैं, दोनों के मान सेम आने वाले हैं। तो डिपार्चर क्या होता है मेरा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, तो एल मेरा क्या हो गया, एल मेरा दो देर का साइन थीटा, साइन 45 का मान कितना होता है मेरे पास 1/√2, तो ये भी कितना मान आने वाला है मेरे पास 141.2 मीटर। तो ये भी मेरा डिपार्चर भी सेम आ गया, लैटिट्यूड भी सेम आ गया, डिपार्चर भी। तो कहाँ चेंज आया, साइन कन्वेंस में। अब देखो वो क्वेश्चन क्या घुमाएगा,
क्वेश्चन यहाँ पे मैंने तो पूछा है आपसे लैटिट्यूड डिपार्चर दोनों, लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों। अब वो आपसे पूछेगा डिपार्चर या लैटिट्यूड, और ये दोनों ही ऑप्शन में होंगे। कंफ्यूजन कहाँ रहेगी कि पॉजिटिव वाला करूँ या नेगेटिव वाला करूँ, पॉजिटिव पे जाऊँ या नेगेटिव पे जाऊँ। अगर साइन कन्वेंस याद रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गलती कम से कम 60% बच्चों को ये क्वेश्चन आएगा, इजी लगेगा। लेकिन 30% बच्चे गलती सब साइन कन्वेंस की वजह से करेंगे। और एक एक सवाल का ही खेल है वहाँ। एक क्वेश्चन गलत होते ही हजारों बच्चों से पीछे जाना, एक क्वेश्चन गलत होते ही आप 500 बच्चों 1000 बच्चों से पीछे चले जाओगे। तो यहाँ पे एक एक, इसलिए मैं आराम से इस चीज़ को ईजीली, हालांकि चैप्टर 10 मिनट 30 मिनट में चैप्टर खत्म कर देता मैं, ठीक है। तो ये समझ गए इस बात को। तो अब आपको लैटिट्यूड से डिपार्चर संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लैटिट्यूड समझ गए क्या होता है, डिपार्चर समझ गए कैसे क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अब ये मैंने सिर्फ बात करी थी एक लाइन की, समझ गए बात को, ये लैटिट्यूड। अब अगर यही ट्रैवर्स बड़ा मिल जाए, ये लो ये बड़ा मिल गया, अब ये ए लाइन हो गई, ये L1 हो गया, ये आपका L2 हो जाएगा, फिर ये आपका L3 हो जाएगा, L4 हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते जाओ, क्या होगा, बस जुड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जोड़ते जाओ, बढ़ते जाओ। L2 हो गया, फिर L3 हो गया, L4 हो गया, तो L1 4 L2 3, चीज़ है वही करनी है। L1 cos थीटा 1, L2 cos थीटा 2, L3 cos थीटा 3, L4 cos थीटा 4। ऐसे ही तो सब्जेक्टिव सवाल आते हैं आपके, जो सर्वे फाइनल में एग्जाम देने वाले होंगे, जो फाइनल स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो फाइनल ईयर में है सिविल के, जो इसके सब्जेक्ट ट्रैवर्सिंग लगता है अगर, तो ये आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप अलग अलग करके इसकी एरर निकालोगे, तो इसे जोड़ते जाओ और आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट में लैटिट्यूड आ जाएगा टोटल और डिपार्चर आ जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है बात। अब मैं आगे बढ़ूँ, चलिए अब बात करते हैं तो समझने की, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब मैं आपको एक बेसिक चल देता हूँ। एक ट्रैवर्स ले लेते हैं, मान लो कैसे, मान लिया मेरा ये मेरा ट्रैवर्स है कोई, समझ गए, ये मेरा कोई ट्रैवर्स है जो ए बिंदु पर शुरू हुआ, बी पे, सी पर और डी पर और ए पे जाके खत्म हो गया, ए पे जाके खत्म हो गया। अब मुझे करना है इसकी ट्रैवर्सिंग करनी है, ये मेरा एरिया है, तो वही हमें तो कौन सिस्टम बनाना पड़ता है, वही वाला ऑप्शन। चलिए इसको अपना ये देती है, कौन सी क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, और इस पे कहाँ जाना है, यहाँ बी वाले पे जाना है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो ये मेरा कौन सा लैटिट्यूड बन जाएगा, ये मेरा पैरेलल। तो ये मेरा क्या हो गया, जो मेरे नॉर्थ के पैरेलल है वो मेरा क्या हो गया, एल लैटिट्यूड, और जो मेरा परपेंडिकुलर वो क्या हो गया, मेरा डिपार्चर। ये लो या, क्योंकि इसको लैटिट्यूड और डिपार्चर, तो मेरे पास क्या मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया, और यहाँ से मैं ये लेंथ निकाल लूंगा मेरी कितनी है, लैटिट्यूड और डिपार्चर। फिर ऐसे इस बी पे सी से मिलना है मुझे, बी सी से मिलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही पैरेलल वाला। तो जो इसके पैरेलल वो क्या होता है, मेरा L2 हो गया, लैटिट्यूड 2, और ये मेरा क्या हो गया, डिपार्चर 2। इसी तरह मैं आगे बढ़ा, इससे चलना है मेरे को, इससे चलना, तो ये मैंने आगे चला इस पे, तो ये मेरा क्या हो गया, लैटिट्यूड 3 और ये मेरा डिपार्चर 3। चलिए इसी तरह मुझे यहाँ पे लाके मेरा एंगल खत्म करना है, तो ये लो, ये मेरा लैटिट्यूड 4, ये मेरा L4, ये मेरा L4, ये मेरा डिपार्चर 4। अब बस सबके लिए L1 L2 के लिए काम कर लो, इसके लिए काम निकाल लो, पहले इसकी लैटिट्यूड निकाल लो, डिपार्चर निकाल लो। एल आपको ये मिल रखेंगी, लेंथ नाप रखी है आपने, ये L1 लेंथ तो नाप रखी है, तो आप लैटिट्यूड डिपार्चर निकालते जाओ और सब ऐड करके लैटिट्यूड डिपार्चर निकालो। समझ गए बात को, लैटिट्यूड और डिपार्चर ट्रैवर्सिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब एक चीज है ना कि टोटल लैटिट्यूड का L+1 समेशन L हमेशा 0 होना चाहिए, समेशन L का मान हमेशा 0 होना चाहिए। सर मतलब नहीं समझे, मतलब L1 L2 L3 L4 L2 लैटिट्यूड को जोड़ोगे, L1 + L2 + L3 + L4 का ये सब लिखते जाना, ठीक है, प्रोसेस चल रही है, तो इसका मान हमेशा 0 आना चाहिए। लैटिट्यूड का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो वो हमारी एरर रह जाती है। एरर रहने का मतलब क्या, वो भी बताता हूँ अभी। फिर डिपार्चर D1 D2 D3 D4, इसका वैल्यू भी ऐड भी 0 आना चाहिए, मतलब समेशन डी भी हमारा 0 आना चाहिए, समेशन डी भी हमारा 0 आना चाहिए, मतलब टोटल लैटिट्यूड जोड़ोगे तब भी 0 आना चाहिए और डिपार्चर को जोड़ोगे तब भी हमारा 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा हो तो सर नहीं आ रहा हो तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है और वो ट्रैवर्सिंग में आपके क्या आ गई है, एरर का रूप ले लेगी, वही एरर ले लेगी। तो एरर ले लेगी तो क्या होगा, एरर ले लेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका ट्रैवर्स चला था यहाँ से, मान लो आपने यहाँ ट्रैवर्स किया, यहाँ आपसे गलती हो गई, आपको मालूम नहीं चलेगा गलती हो चुकी है, फिर आप आगे चले, यहाँ थोड़ी सी और गलती कर गए तो मालूम नहीं चलेगा, फिर आप यहाँ चले, यहाँ भी थोड़ी सी गलती करके मालूम चलेगा, लेकिन जब लास्ट लाइन में चलोगे
तो आप इससे ना बढ़ के पहले ही खत्म हो जाओगे, यहाँ ही खत्म हो जाओगे। मतलब ये एरर, तो लास्ट एरर कहाँ मिलेगी मुझे जाके, लास्ट में मिलेगी जब मेरा चक्रम बंद नहीं होगा, मेरा ट्रेवर्स बंद नहीं हो पाएगा, तो मुझे पता लगेगा मैंने कहीं ना कहीं गलती करके आया हूँ, किसी ना किसी की चीज में गलती कर गया। तो इस एरर को सही करने की, तो और ये कैसे पता चलेगा, जब आप L1 L2 L3 L4 को जोड़ोगे, समेशन L का मान 0 ना आके कुछ और आएगा। मान लीजिए 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, जो मेरा ये 2 आया है, समेशन L का मान 2 आया है, यही मेरी एरर है, यही मेरी लैटिट्यूड में पर है। डिपार्चर को जोड़ूंगा, D1 D2 D4 इनको जोड़ रहा हूँ, तो डिपार्चर का योग भी मेरा 0 ना आके कुछ ना कुछ डिपार्चर का मान आ रहा है, 3 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो जो डिपार्चर का मान आ रहा है, यही मेरी डिपार्चर में बुझांक में एरर है, यही मेरी बुझांक में एरर है, यही मेरी लैटिट्यूड में पर है। जो मेरा लैटिट्यूड का योग 0 नहीं आ रहा है तो मेरी लैटिट्यूड में एरर है, और मेरे डिपार्चर में मेरा 0 नहीं आ रहा है तो मेरी डिपार्चर में एरर है। तो इस एरर को निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स करते हैं। इसी एरर को खत्म करने के लिए हम बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स करते हैं, और एरर खत्म करते ही फिर आपका चैप्टर खत्म कर देंगे। हम चैप्टर खत्म कर देंगे तो फिर सर्वे को भी क्लोजिंग कर लेंगे, और फिर अपन माइनस एस्टिमेट की ओर चले जाएंगे। ट्रेवर्सिंग में इतना समझ, बस जो भी आपको मैंने मेन ट्रेवर्सिंग का जो मेन पार्ट अभी बताया था वही था आपसे। और एमसीक्यू पर्पज से क्या पूछेगा, आपको लेंथ दे देगा और एक थीटा दे देगा, वहां पूछेगा आपसे लैटिट्यूड बताओ, डिपार्चर बताओ, या लैटिट्यूड होता क्या है, डिपार्चर होता क्या है, इतना ही पूछने वाला है। या फिर आपसे बैलेंसिंग और ट्रेवर्स पूछेगा कि जो बैलेंसिंग और ट्रेवर्स है, मतलब जो ये त्रुटि है, एरर को आप निकालोगे, इसको जिस विधि से निकालोगे उस विधि में कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, कौन सा आप असम्पशन लोगे, कौन सा सिद्धांत प्रयोग करोगे, कौन, जैसे 4 में बॉडीज मेथड है, ट्रांजिट मेथड है, और ग्राफिकल मेथड है, एक्सेल मेथड है, तो वो मेथड में अपने अपने कौन से असम्पशन लेके चल रहे हैं, तो वो आपसे एग्जाम में पूछता है। तो त्रुटि को समाप्त करेंगे अपन, जब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेवर्स ले लेंगे इसका, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एल हो जाएगा, ये मेरा डिपार्चर हो जाएगा, बस। तो ये मेरा समेशन डिपार्चर, जो मेरी एरर है उससे मैं एरर निकाल दूंगा, तो एरर मेरी क्या निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, करंट हाइपोटेनस क्या निकल जाता है, करंट का स्क्वायर बराबर क्या होता है, सर आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, करंट क्या होता है रूट में लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या निकल जाएगा मेरा, समेशन डी का स्क्वायर अपन समेशन एल का स्क्वायर, और ये समेशन डी स्क्वायर समेशन एल स्क्वायर क्या है, ये मेरे एरर है, टोटल एरर आई है, जो मैंने टोटल ऐड किए हैं, से D1 D2 D3 D4, जो मेरी एरर आई है वो मेरे क्या है, एरर है। समझ गए बात को, क्लियर है बात। चलिए तो इसको आप ना बना लीजिए साथ में कि D1 D2 0 होना चाहिए, इसको सबको लिख लीजिए, इन सबको लिख लीजिए, काम आएंगे आपके, ठीक है ना। ये बार बार लगे बताना, 0 होना चाहिए, समेशन L बराबर 0 होना चाहिए, ये आपको याद है, लैटिट्यूड में L1 0 का मतलब L1 L2 L3 L4 नहीं होना चाहिए। L क्या है आपका, लैटिट्यूड है, L क्या है आपका, लैटिट्यूड, और डिपार्चर D क्या है आपका, डिपार्चर, भुजांक अक्षांश, तो इसका मान समेशन लैटिट्यूड का मान 0 होना चाहिए, डिपार्चर का मान भी 0 होना चाहिए। अगर ये समेशन L बराबर नॉट 0 नहीं हो रहा है, समेशन डिपार्चर बराबर 0 भी नहीं हो रहा, तो क्या है हमारे पास, एरर है, तो हमारे पास क्या है, एरर है, 0 नहीं आ रहा तो एरर है, और जो मान आ रहा है वही एरर है, जो मेरा मान आ रहा है वही मेरी एरर है, जो मेरा मान आ रहा है वही मेरी क्या है, एरर है। समझ गए बात को, जो मेरा मान आ रहा है वही मेरी एरर है। अब उसको निकालेंगे कैसे, एरर को खत्म कैसे करेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता रखी, पहले आप इसको क्लोज कर लेना, और जो मेरी ये एरर रह रखी है, इस एरर को, यही मेरी एरर है जो मैंने आपको बता दी है, अभी समझा दी है, ठीक है, क्लियर है। जिसको दोबारा समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को प्रीवियस करके देख लेना एक बार, और जहां तक मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे इसकी एरर कैसे निकालोगे आप, तो एरर निकालने का फॉर्मूला आपने हाइपोटेनस निकाल दिया, इसको मैं साफ कर रहा हूं एक बार, ठीक है। चलिए तो ये आपकी एरर जो रह गई, जो ये ट्रेवर्स क्लोज नहीं हो पा रहा है, जो आपका ये ट्रेवर्स क्लोज नहीं हो पा रहा है, ये यहीं रह गया, तो ये आपकी एरर है। तो ये मैंने क्या करा, इसको ये मेरा ट्रायंगल मान लेते, मेरी एरर क्या आएगी, मेरी एरर जो आएगी मेरी क्या आएगी भाई, समेशन डी स्क्वायर अपॉन में समेशन एल स्क्वायर। समझ गए बात को। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एरर की डायरेक्शन क्या भाई, सीधा ये सीधी आ रही है, ठीक है, ये तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई जरूरत थोड़ी है, एरर पहले मिल गई तो वो डायरेक्शन कुछ और भी हो सकती है उसकी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एरर की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन थीटा बराबर क्या होगा मेरा, tan इनवर्स समेशन डी का अपॉन में समेशन एल, समेशन डी स्क्वायर बराबर समेशन डी। इन्हीं क्वेश्चन से आपको
क्या करना है, एरर निकालनी है और काम करना है। ठीक है, यहाँ से एल को स्टेटमेंट निकालोगे। क्लियर है बात, क्लियर है बात यहाँ तक। अब आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हो वो इतनी चीज का यूज करते हुए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके जो मैंने अभी आपको ये बताए हैं। यही फॉर्मूला का जो फाइनल की स्टूडेंट है, जो एग्जाम है, वो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके आप इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर सकते हैं। अपना यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का कोई पर्पज नहीं रहेगा, ना अपना कोई उसका मकसद है, क्योंकि अपने जेईई का बैच एमसीक्यू पर्पज से किया रहा है। तो एमसीक्यू पर्पज से कोई भी चीज में नहीं छूटेगी, एमसीक्यू पर्पज से आपकी कोई भी चीज नहीं छूटेगी। और ये जो ट्रैवर्सिंग है, जब आपके डिप्लोमा या बीटेक वाली क्लासेस चलेंगी, वहाँ ये पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएगा इसका। लेकिन आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये फॉर्मूला पूछ सकता है, डायरेक्शन पूछ सकता है, क्या होता है लैटिट्यूड और डिपार्चर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब इसको कल अपन सिर्फ बैलेंसिंग करना सीखेंगे कि जो एरर आई है, इसको ये तो एरर आ गई, डायरेक्शन आ गई, अब इस एरर को खत्म कैसे करेंगे, एरर को खत्म कैसे करेंगे, एलिमिनेट कैसे करेंगे, किस मेथड से करेंगे, वो अपन कल सीखेंगे। अब इस एरर को खत्म भी करेंगे, आज तो एरर निकाली है, कल एरर खत्म कर देंगे, साथ में कल सर्वे कंप्लीट कर देंगे। कल हो सकता है सर्वे को अपन कंप्लीट कर दें, कल नहीं तो परसों, 2 लेक्चर और आने हैं इसके बाद बस। कल इसका ट्रैवर्सिंग का पार्ट आना है और -2 मिनट का आना है, और साथ में न्यूमेरिकल आ देंगे। मतलब इसके बाद 2 लेक्चर और आने हैं सर्वे के बस, उसके बाद सर्वे आपकी कंप्लीट है। ठीक है, मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।